हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में अपना फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम कवरेज रखेंगे ऐसे 550, 520 एंड 510। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम कंटिन्यू करते हैं ऐसे 550 से। नेम ऑफ ऐसे इज रिलेटेड पार्टीज। एक छोटू सा आसान सा ऐसे है, देखिएगा क्या होता है। आरपीटी क्या होता है? जो एफआरएफ बताए वो आरटीपी। बट अगर एफआरएफ कुछ भी नहीं बताता है तो किस किस को हम रिलेटेड पार्टीज बोलेंगे? पर्सन दैट कंट्रोल ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी मैं हूं, लेट से कोई और पर्सन का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल है तो वो मेरी क्या हुई? रिलेटेड पार्टी। अनदर एंटिटी ओवर विच द रिपोर्टिंग एंटिटी हैव कंट्रोल। कोई और एंटिटी जिसका मेरा जिसके ऊपर कंट्रोल है तो वो भी मेरी आरपीटी। एंड कॉमन ओनरशिप, क्लोज फैमिली मेंबर्स एंड कॉमन की मैनेजमेंट। किसी और का मेरे ऊपर कंट्रोल है, मेरा किसी और के ऊपर कंट्रोल है, कॉमन की मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप्स है एंड की मैनेजमेंट कॉमन है, ओनरशिप कॉमन है, तो वो हमारी आरपीटी मानी जाएगी। अब हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि कोई ट्रांजेक्शन है या नहीं है? मैनेजमेंट से इंक्वायर करके। अब मैनेजमेंट से जब हम इंक्वायर करेंगे तो क्या क्या चीज हम इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से, कि आप बताइए कि किस तरह से आप आरपीटी को, रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं। चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए हैं, किस नेचर का रिलेशनशिप आपका होल्डिंग है, सब्सिडियरी है, एसोसिएट्स है, जॉइंट वेंचर है, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है एंड द पर्पज ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। फिर जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट लगाता है ताकि किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी गलतियां ना हो, तो उन्होंने क्या वो कंट्रोल्स रिलेटेड पार्टीज के लिए भी लगा रखे हैं, तो उनकी भी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि क्या वो कंट्रोल आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है, क्या वो ऑथराइज और अप्रूव ट्रांजैक्शन करने में हेल्पफुल है, और ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो कभी कभार होती हैं, उनको ऑथराइज करने का कोई कंट्रोल मैनेजमेंट ने इंपोज किया है या नहीं किया है। अब हाउ कैन द ऑडिटर वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ आरपीटी? इंपॉर्टेंट है ये। किस तरह से या किन डॉक्यूमेंट्स को देख के ऑडिटर ये पता लगाएगा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं है? फर्स्ट इज इनकम टैक्स रिटर्न में अगर डिस्क्लोजर हो तो। फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी का सेक्टरल रेगुलेटर को इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी हो तो उस इन्फॉर्मेशन से भी वो पता लगा सकता है। इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट से भी वो पता लगा सकता है। शेयर होल्डर रजिस्टर से भी वो पता लगा सकता है, तो ये जानने के लिए कि कौन कौन से प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स हैं। एंड कोई भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट जो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एंटर किए हैं या रीनेगोशिएट किए हैं, तो उनसे भी वो पता लगा सकता है। फिर आता है 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। आई डोंट नो बच्चा इससे क्यों डरता है। हर एक स्टूडेंट को 520 से फोबिया है, बट इतना आसान ऐसे है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, बड़े बड़े कमांड बनने की देर होती है, और कमांड हम बनाएंगे आज इसी वीडियो में। क्या होता है एपी? किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करना। कैसे? एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लॉजिबल, मतलब एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना, इवेल्युएट करना। कैसे? उसको नॉन फाइनेंशियल के साथ कंपेयर करके, उसी को हम बोलते हैं एपी। एग्जांपल, क्लाइंट के डाटा को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना, क्लाइंट के डाटा को करंट ईयर के पिछले साल से कंपेयर करना, क्लाइंट के डाटा को एक्सपेक्ट यानी बजट से कंपेयर करना, या उसी डाटा को नॉन फाइनेंशियल के साथ कंपेयर करना। ऑल आर कवर्ड अंडर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? सफिशिएंट एविडेंसेस लेना और ये देखना कि एपी लगा के हमें ओवरऑल कंक्लूजन में कुछ हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर्पज या बेनिफिट्स क्या है एपी लगाने के? कंपैरिजन हम कर सकते हैं, अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर हम पता लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो सेटअप कर सकते हैं, रेशियोज को प्रीवियस ईयर से कंपेयर भी कर सकते हैं, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगी। फिर होता है टाइमिंग ऑफ द एपी। कब लगा सकते हैं एपी? देखो, एपी लगाने का ना ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, बट प्लानिंग फेज पे, टेस्टिंग फेज पे और कंप्लीशन फेज पे हम एपी लगा सकते हैं। क्या? प्लानिंग, पीटीसी, प्लानिंग, टेस्टिंग एंड कंप्लीशन। अब जब हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में एपी लगाएंगे तो क्या क्या फैक्टर्स में बताते हैं कि आपको एपी लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। एपी लगाने के लिए डाटा अवेलेबल है या नहीं। जैसे मान लो ट्रेंड एनालिसिस में करना चाह रहा हूँ, ट्रेंड के लिए पिछले साल का डाटा चाहिए होता है, बट कंपनी का पहला ही साल है, तो क्या ट्रेंड लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। डिसएग्रीगेशन, अनरिलायबल कितनी है। अकाउंट टाइप कौन से जिसमें मैं लगाना चाह रहा हूँ एपी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब रैकरिंग है या नॉन रैकरिंग है। जनरली जो रैकरिंग होती है उन पे एपी ज्यादा लगता है क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल होते हैं और कंपेरेबल होती हैं, बट नॉन रैकरिंग होते हैं तो कभी कभार होने वाली होती है, शायद उनका कंपैरिजन के लिए कोई हो ही ना। प्रेडिक्टेबिलिटी, क्या उनका कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट निकल सकता है तो निकाल के हम उसको एग्जैक्ट एक्चुअल डाटा से कंपेयर कर लेंगे।
नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, जैसे राइट एंड ऑब्लिगेशन के ऊपर एपी नहीं लग सकता बट दूसरे एडजस्टमेंट्स के ऊपर लग सकता है। तो ये सब डाटा हम देखेंगे। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, डिसएग्रीगेशन, अकाउंट टाइप, सोर्स, प्रेडिक्टेबिलिटी, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट एंड द इनहेरेंट रिस्क। देयर आर 4 टेक्निक्स एपी लगाने की। फर्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस, सेकंड रेशियो एनालिसिस, थर्ड रीजनेबलनेस टेस्टिंग एंड फोर्थ स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, इस साल का डाटा करंट ईयर के डाटा में कंपेयर करता हूं, मतलब प्रीवियस ईयर। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, करंट ईयर में मैं रेशियोस फाइंड आउट करता हूं और उसको प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करता हूं। रीजनेबलनेस टेस्ट में क्या होता है, टू कंपेयर द फाइनेंशियल डाटा विद द नॉन फाइनेंशियल टर्म। जैसे मान लो मैं सैलरी को कंपेयर करता हूं विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मैं रेंट एक्सपेंस को कंपेयर करता हूं विद द एरिया स्क्वायर फीट। सो दीज आर द रीजनेबलनेस टेस्ट। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में बेसिकली लीनियर रिग्रेशन हम फॉलो करते हैं। जैसे पिछले कुछ ईयर के डाटा में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट करता हूं, उस डाटा के बेस पे मेरे करंट ईयर का डाटा एक्सपेक्टेड निकल के आ जाता है और उसी को मैं करंट ईयर के साथ फिर कंपेयर करता हूं, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। तो देयर आर द 4 टेक्निक्स, ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबलनेस, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। व्हेन डिजाइनिंग द एपी द ऑडिटर शैल, अब जब ऑडिटर ने चूज कर लिया कि वो एपी लगाएगा तो ये सारी चीजें वो कंसिडर करेगा। फर्स्ट इज डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ द एपी, कि कौन सा एपी सुटेबल है। 4 तरह की एपी मैंने आपको बताया, ट्रेंड, रेशियो वगैरह सभी ये, तो सुटेबल कौन सा है। इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ द एपी, कौन सा डाटा रिलायबल है या उसके लिए जो डाटा मैं ले रहा हूं वो रिलायबल है, रिलायबल नहीं है। डेवलप एन एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन बजट डेवलप करो ताकि हम उसके साथ कंपेयर कर पाए। एंड डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस, कि वो मिस स्टेटमेंट का वो लेवल डिटरमाइन करना है कि यहां तक की मिस स्टेटमेंट हुई तो हम सहन कर लेंगे। सो जब एपीएम डिजाइन करेंगे तो ऑडिटर क्या क्या कंसीडर करेगा, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ एपी, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, डेवलप एन एक्सपेक्टेशंस एंड डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल डिफरेंस। सुटेबल कहां का सुटेबल होता है एपी, जहां पर लार्ज वॉल्यूम हो, जो प्रेडिक्टेबल हो, जहां पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, जहां पर एपी बिल्कुल इफेक्टिव हो, और कई जगह आप अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल भी यूज कर सकते हैं जो कभी भी हमें एविडेंसेस दे सकता है। ओके, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी किससे इन्फ्लुएंस होती है, सोर्स से, कंपेरेबिलिटी से, नेचर एंड रेलिवेंस से एंड कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन से। इन 4 चीजों से रिलायबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है। सोर्स से, क्यों डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, और कंट्रोल अगर इफेक्टिव है इनफेक्टिव, तो इन 4 चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। किससे बताओ, डाटा की रिलायबिलिटी किससे इन्फ्लुएंस होती है। फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, नेचुरल रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कि कंट्रोल तुम्हारे इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है। तो ये सारी चीजें हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एंड देन जो हमने एक्सपेक्टेशन डेवलप किया था वो प्रिसाइज है या नहीं है, वो हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब कैसे पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशन प्रिसाइज है या नहीं, सबसे पहला कितनी एक्यूरेसी के साथ मैंने वो एक्सपेक्टेड बनाई है, कितना वो डिसएग्रीगेट किसी और के साथ हो सकती है, इनकंसिस्टेंट कितना हो सकते हैं वो किसी और के साथ, फिर अदर इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी कैसी है। तो ये फैक्टर्स में बताएंगे कि जो एक्सपेक्टेशन मैंने डेवलप करी है वो प्रिसाइज है, प्रिसाइज नहीं है। आफ्टर दैट डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस, मेंटलिटी लेवल डिटरमाइन करना है मुझे। रिस्क अगर ज्यादा है तो मेरे जो एक्सेप्टेबल डिफरेंस है वो बिल्कुल कम रहेगा। मैं कहूंगा नहीं, मैं बिल्कुल भी रिस्क साइन नहीं कर सकता क्योंकि रिस्क इसमें ज्यादा है, तो इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं एक्सेप्टेबल लेवल बिल्कुल 0 रहेगा एंड वाइस वर्सा। देन इन्वेस्टिगेट द रिजल्ट, रिजल्ट में कैसे इन्वेस्टिगेट करूंगा, कोई भी मेरे पास इनकंसिस्टेंसी आई है पीछे तो कैसे मैं इवैल्यूएट करूंगा उसे, मैनेजमेंट से इंक्वायर करके, रिस्पॉन्सेज को इवैल्यूएट करके जो इंक्वायरी के रिस्पॉन्सेज आए हैं, और फिर अदर प्रोसीजर्स लगा के, और लास्ट में ऑडिटर एसेस करेगा कि क्या एपी ने हमको सफिशिएंट एविडेंसेस दिया है या नहीं दिया है। तो ये था आपका एनालिटिकल प्रोसीजर, कुछ नहीं था इसमें। एक तो रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, एपी लगाना है तो हम क्या क्या देखें, सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, उन पे आ सकता है, और एक एक्सपेक्टेशन वाले पे आ सकता है, ट्रेंड पे आ सकता है। समझे, तो ये अच्छे से कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ये नोट्स भी आप करके चले जाओगे ना तो 520 में फुल टू मार्क्स आपके आ जाएंगे। फिर हमारा था लास्ट टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 510 क्या बोलता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट दैट इज ओपनिंग बैलेंसेस। ये ऐसे क्या बोलता है कि अगर मान लो हमारी इनिशियल ऑडिट हो तो हम कैसे ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करेंगे। अब सबसे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा इनिशियल ऑडिट क्या होता है। इनिशियल ऑडिट का मतलब होता है कि पिछले साल की एफएस ऑडिट ही नहीं हुई है, फिर पिछले साल की एफएस ऑडिट तो हुई है बट किसी और पर्सन ऑडिट के मतलब नॉट वेरीफाइड बाय मी, तो वहां पर हमारा आता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, सो प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अबाउट द ओपनिंग बैलेंसेस, कैसे हम ओपनिंग बैलेंसेस के लिए एविडेंसेस लें
कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई भी गलतियां नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस अगर ट्रू होंगे तो क्लोजिंग भी सही होंगे, क्लोजिंग सही होंगे तो मेरे एफएस भी सही ही बनी होंगी। तो इसीलिए मुझे ओपनिंग के लिए एविडेंसेस लेने पड़ेंगे। सबसे पहला, क्लोजिंग बैलेंसेस करंट ईयर में करेक्टली बोर्ड फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट नहीं है। फिर प्रायर पीरियड की अगर ऑडिट हुई है तो उसकी एफएस हम ऑब्टेन कर लेंगे और अदर प्रोसेस लगा के हम एविडेंसेस ले सकते हैं। तो बोर्ड फॉरवर्ड बैलेंसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपर होना चाहिए, फिर हम जो ऑडिटेड कॉपीज है वो ले लेंगे और अदर प्रोसीजर्स भी हम लगा सकते हैं। और अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ओपनिंग बैलेंसेस हमारे मिस स्टेटेड हैं तो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उसका इवेल्युएट भी करना पड़ेगा। क्या? इम्पैक्ट इवेल्युएट करना पड़ेगा। ओके, देन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन एन ओपनिंग बैलेंसेस। अब किस हद तक मुझे ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है या फिर कितने मुझे प्रोसीजर्स लगाने हैं, वो एक्सटेंट किन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी है, सही है या नहीं है, रिस्क कितना है, सिग्निफिकेंस और नेचर कैसा है, और प्रीडिसेसर ओपिनियन का, प्रीडिसेसर ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाई है, मॉडिफाइड नहीं है। अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड होगा तो पिछले साल की क्लोजिंग गलत होंगी तो ओपनिंग भी गलत हुई, तो ओपनिंग को मुझे ज्यादा वेरीफाई करना पड़ेगा। सो व्हाट अफेक्ट द एक्सटेंट, फर्स्ट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, रिस्क, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड प्रीडिसेसर ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड है या नहीं है। सो अब इन्वेंट्री को मुझे कैसे वेरीफाई करना है। अगर इन्वेंट्री में ओपनिंग बैलेंस हो तो सबसे पहले हम फिजिकल अकाउंटिंग देख लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री देख लेंगे और वैल्यूएशन देख लेंगे और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कट ऑफ भी देख लेंगे। कट ऑफ क्या होता है? जिस पीरियड की इन्वेंट्री थी उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर रखी हो। और नॉन करंट एसेट्स है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड और थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। कंक्लूजन, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाइड नहीं हुई है या फिर बोर्ड फॉरवर्ड प्रॉपर्ली नहीं हुए हैं या अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंजेस हुई थी जो प्रॉपर्ली अकाउंट पर नहीं करी है, तो इशू करेगा अपना क्वालिफाइड ओपिनियन। सो ये था हमारा एंटायर चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हमने क्या क्या रीड आउट किया, ऐसे 500 किया, 501 किया और 610 किया हमने यहाँ पर, 505 किया, 550 किया, 510 किया एंड 520 किया। ओके, तो ये सारे ऐसे हमने किए जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में दिए गए हैं। तो इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चैप्टर में आपको हेल्पफुल रहा हो तो feel free to like the videos and put the comments and don't forget to subscribe the channel. Thank you. Have a nice day. मिलते हैं अगली वीडियो में।